जैसा कि आप देख सकते हैं 54 टैंक्स की बायोफ्लॉक यूनिट है मेरी, जिसमें कि 48 टैंक्स जो हैं वो 30,000 लीटर कैपेसिटी के हैं। 4 टैंक जो हैं वो 50,000 लीटर कैपेसिटी के हैं एवं 1 लाख लीटर का मेरा सेमी बायोफ्लॉक की यूनिट है। तो बायोफ्लॉक पद्धति के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह एक सघन मत्स्य पालन की अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें कि बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया के झुंड या फ्लॉक द्वारा मछली के अपशिष्ट या मल को पुनः मछली के भोजन में परिवर्तित किया जाता है। यह तकनीक जो है वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में की जाती है। बायोफ्लॉक तकनीक एवं हमारी परंपरागत तकनीक दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। परंपरागत तकनीक में विभिन्न समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि चोरी हो गई, वाटर पैरामीटर्स हो गए। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि किसान खेतों में अत्यधिक मैन्योर या का उपयोग, यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका कि जल तालाबों में प्रवेश करता है एवं मछलियों को दूषित भी कर रहा है, तालाब के वातावरण को भी दूषित कर रहा है। तो तालाब में हम लोग वाटर पैरामीटर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चोरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बांध का टूटना, अत्यधिक वर्षा होने पे बांध का टूटना एवं मछलियों का भाग जाना, ये इन सभी समस्याओं से किसान या मत्स्य पालक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किंतु बायोफ्लॉक तकनीक यह एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, क्लोज्ड कंपाउंड में की जाने वाली एक सघन मत्स्य पालन की तकनीक है। इसमें हम आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में, तालाब में जितनी मछलियों का पालन किया जा सकता है, यह बहुत ही कम क्षेत्र में उससे ज़्यादा मछली का पालन हम लोग कर पाते हैं इस तकनीक में। इस तकनीक में चोरी की कोई समस्या नहीं है। हम लोग वाटर पैरामीटर्स को बहुत ही आसानी से उसको सुधार सकते हैं, उसको डे टू डे मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके कारण कि यह तकनीक सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। किसान बंधुओं, मैं ये बात बताना चाहूँगी कि पहले आज से लगभग 8-9 साल पहले मैं केले की खेती मैंने स्टार्ट की थी अपने फार्म पे, और केले की खेती भी बहुत ही अच्छी खेती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंधी और मार्केट में अत्यधिक उत्पाद आ जाना, पेरिशेबिलिटी, ये सारे इश्यूज़ के कारण हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस दिशा में हमारा दिमाग चलने लगा कि कैसे अपनी आय को दोगुना किया जाए। ज़मीन तो उतनी ही थी, लेकिन आय को कैसे दोगुना किया जाए। तो बहुत से विषयों पर विचार करने के बाद में मैंने पाया कि मत्स्य पालन एक ऐसी तकनीक, ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी आय को निश्चित ही दोगुना कर पाएंगे। और फिर मैं IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गई। वहाँ पे मैंने इस विषय पे बातचीत की। तो फिर उस समय ट्रेनिंग, बायोफ्लॉक तकनीक पे ट्रेनिंग जस्ट आरंभ ही होने वाली थी। तो पहली बैच में मैंने मैनेज हैदराबाद द्वारा आयोजित होने वाली पहली बैच की ट्रेनिंग मैंने IGKV से ली। वहाँ के मत्स्य विभाग ने मुझे इस विषय पे ट्रेंड किया। प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास योजना के 1.5 माह की ट्रेनिंग भी मैंने ली। तो इस 2 ट्रेनिंग द्वारा मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गई और मैंने बायोफ्लॉक यूनिट को चालू किया। प्रशिक्षण पाने के बाद फिर मैंने मत्स्य पालन विभाग से भी संपर्क किया, और उनसे इतनी बड़ी यूनिट स्थापित करने के लिए मुझे थोड़ी सी आर्थिक मदद की भी आवश्यकता थी। तो यह आर्थिक मदद मुझे मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रदान की गई, जिसके मदद के कारण ही मैं ये 54 टैंक्स की यूनिट को स्थापित कर मत्स्य पालन विभाग से मैंने संपर्क किया, और वहाँ पे मैंने अपनी योजना, ये बायोफ्लॉक यूनिट की बारे में उनसे चर्चा की। तो उन्होंने महिला होने के नाते मुझे सपोर्ट किया एवं मुझे 30 लाख रुपए की सब्सिडी दी। मेरी यूनिट जो है वो 58 लाख रुपीस की है, जिसमें मुझे 60% सब्सिडी मिली, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिली है।
किसान बंधुओं में एक बात बताना चाहूँगी, सबसे बड़ी अच्छी बात इस बायोफ्लॉक तकनीक की है कि यह किसी भी प्रकार की ज़मीन पे की जा सकती है। इसमें आप सस्ती ज़मीन लेके उसमें इस यूनिट को स्थापित कर सकते हैं। दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ज़मीन का चयन करते वक्त। एक तो है कि वहाँ पे बिजली का कनेक्शन हो, क्योंकि हमें एरेशन यूनिट चलानी होती है, और दूसरा है लगभग आधा से 1 इंच पानी निकले आपकी ज़मीन से। तो इतने पानी और एवं बिजली से आप अपने टैंकों का निर्माण करके और उसमें आसानी से मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो ज़मीन के चयन के किसी भी प्रकार की ज़मीन पे ये किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है, अब टैंकों के बारे में। टैंकों का 2 प्रकार के टैंक होते हैं। एक तो होता है सीमेंट टैंक और दूसरा होता है तारपुलिन टैंक। तो अगर लंबे समय तक चलने वाला सीमेंट टैंक होता है, थोड़ा सा इसमें अधिक पैसा लगता है, किंतु तारपुलिन टैंक थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो किसान बंधु अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार तारपुलिन टैंक से भी मत्स्य पालन चालू कर सकते हैं। बायोफ्लॉक टैंक के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात है टैंक का स्लोप। टैंक निर्माण के लिए जैसे है कि 30,000 लीटर का टैंक यदि आप बनाते हैं तो 6 मीटर उसका डायमीटर 6 मीटर होगा। हाइट होगी जो होगी वो 4 फीट होगी। एवं जो सेंटर में आप स्लोप देंगे वो लगभग 1 से 1.5 फीट का आप दीजिए, जिससे कि स्लज जो है, स्लज मतलब मछली का अपशिष्ट या मछली का बल, वो आसानी से हम लोग रिमूव कर पाएँ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बेस जो है वो बिल्कुल ही सॉलिड, माने सीमेंट टैंक में जो है वो लगभग आप समझिए कि जैसे छत का निर्माण किया जाता है उसी मटेरियल को यूज़ करके आप बेस का निर्माण करते हैं। तारपुलिन टैंक्स की विधि दूसरी है, उसमें सॉलिड खुदाई करके जब तक सॉलिड ज़मीन आती है उसके बाद में उसके ऊपर रेत डाल के फिर आप टैंक को 1 से 1.5 फीट का स्लोप देते हैं। तो दोनों सीमेंट टैंक एवं तारपुलिन टैंक दोनों ही टैंकों में आपको स्लोप 1 से 1.5 फीट का देना है, ताकि स्लज आसानी से रिमूव हो और आप बिल्कुल आसानी से मत्स्य पालन। आप लोग जानते ही हैं बायोफ्लॉक एक सघन मत्स्य पालन की तकनीक है। तो इसमें कम क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में मछलियों का पालन किया जा सकता है। जैसे कि 30,000 लीटर के टैंक में आप 5,000 बीज डाल सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं तिलापिया मछली का पालन, देसी मांगुर, सिंघी एवं फंगास। इन 4 प्रकार की मछलियों का पालन बायोफ्लॉक तकनीक में बहुत ही आसानी से एवं सफलतापूर्वक किया जाता है। और लगभग 5 से 6,000 बीज हम लोग डालते हैं। मछलियों के बीज के बारे में बात करें तो मछलियों के बीज जो हैं वो हम लोग निकटतम स्थान से लेके आएँ। अपने पता कर लें, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान बंधु जो हैं वो ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, मछली बीज उत्पादन भी कर रहे हैं। तो आप बहुत दूर से लाने के बजाय आप अपने निकटतम क्षेत्र में पता करके इन बीजों को लेके आएँ, जिससे कि मॉर्टेलिटी बहुत ही कम हो एवं अपने क्षेत्र के किसानों को भी प्रोत्साहन मिले इस चीज़ में। दूसरी चीज़ है, जब भी आप बीज लेके आएँ पहले तो आप उस हैचरी में जाके देख लें कि मछलियाँ स्वस्थ हैं, मछली बीज स्वस्थ हैं कि नहीं है। स्वस्थ बीजों का चयन आपको देख के ही करना होगा। उनके मोशन देख के, उनकी एक्टिविटी देख के आप निश्चित ही समझ जाएंगे कि मछली बीज स्वस्थ हैं। और फिर आप उनको लो डेंसिटी में लेके आएँ, कम मात्रा में आप बीज लेके आएंगे और हैचरी में ही उसको ऑक्सीजन में पैक करके, पॉलीथीन पैक्स में पैक करके कम डेंसिटी में लेके आएँ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि लो डेंसिटी में बीजों को लाया जाए और वो कोशिश करें कि वो 3 से 4 घंटे में आपके फार्म तक पहुंच जाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। जैसे कि इतनी जल्दी अगर बीज आपके फार्म पे पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि मॉर्टेलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है एवं मछली बीज आसानी से आपके फार्म पे पहुंच जाते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलीथीन में पैक होकर मछलियाँ आती हैं, ऑक्सीजन अंदर भरा होता है एवं मछली जिन पॉलीथीन पैक्स में आती हैं उसके पानी के टेम्परेचर में और फार्म में जो आप जिस बायोफ्लॉक टैंक में आप मछलियों को डालेंगे उनके पानी के तापमान में अंतर होता है। तो पॉलीथीन पैक में ही मछलियों को पहले तैरा दिया जाता है
पैक्ड कंडीशन में ही पानी में तैरा दिया जाता है, ताकि मछली के पॉलीथीन पैक का अंदर का टेम्परेचर एवं बायोफ्लॉक टैंक का टेम्परेचर दोनों मैच हो जाए आपस में। फिर उसके बाद में फिर एक एक करके हम पॉलीथीन पैक्स को निकालते हैं एवं उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके, पोटेशियम परमैंगनेट से सैनिटाइज करके उसको धीरे धीरे अपने टैंक, जिसका कि वाटर पैरामीटर पूरी तरह से प्रिपेयर्ड किया रहता है पहले से ही, उसमें डाल देते हैं मछलियों को। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि सभी किसान बंधुओं को करनी हो। मछलियों को टैंक में डालने के बाद में एक दिन तक तो हम लोग कोई दाना देते नहीं हैं मछलियों को। एक दिन के बाद में, चूंकि मछलियाँ बहुत ही छोटी है, तो एकदम छोटा 0.8 mm का दाना मछलियों को, या एकदम ही पाउडर्ड फॉर्म में दाना मछलियों को आहार के रूप में दिया जाता है। जैसे जैसे मछली, और यह दाना हाई प्रोटीन होता है। जैसे जैसे मछलियों का आकार बढ़ता जाता है एवं उनके बायोमास बढ़ता जाता है, तो बायोमास के हिसाब से मछलियों के दानों का साइज़ भी बड़ा होता है एवं दानों की मात्रा भी उस बायोमास के हिसाब से ही तय की जाती है। उसका एक चार्ट बना होता है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। यंत्र द्वारा माप के ही इस चीज़ को हम लोग दाना हम लोग देते हैं। किसान बंधुओं, मछलियों में भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, ठीक इंसानों की तरह। 3 प्रकार के चीज़ें हैं जो मछलियों में रोग पैदा करती हैं। एक पैरासाइट्स हैं, फंगस है एवं बैक्टीरियल। ये 3 चीज़ों से मछलियों में इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है। मछलियों के सबसे पहले तो आप देखेंगे फिजिकल मूवमेंट। मछलियों का मूवमेंट देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मछलियाँ धीमी तैर रही हैं, उनकी एक्टिविटी कुछ गड़बड़ है। रेगुलर एक्टिविटीज़ से आप गड़बड़ देखेंगे। मछलियाँ ऊपर पानी की सतह पर आ जा रही हैं एवं धीमा तैर रही हैं। कुछ मोशन देखने के बाद, आप उन मछलियों के मूवमेंट को देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि मछलियाँ हेल्दी हैं कि बीमार हैं। अब और एक तकनीक है कि मछलियाँ, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कुछ मछलियाँ ऊपर तैर रही हैं, कुछ हैं, तो उनको 1-2 मछलियों को निकाल के आप उनको फिजिकली ऑब्जर्व करें। क्या उनमें कोई वाइट स्पॉट्स हैं, आँखें बल्जिंग तो नहीं है, पेट बहुत मोटा तो नहीं है एवं रेड स्पॉट्स तो नहीं आ गए। ये सारी चीज़ें आप फिज़िकली देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें किन प्रकार की दवाई का प्रयोग करना है मछलियों के लिए। मछलियों की बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर इनिशियल आप सबसे पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट, टेट्रासाइक्लिन, अन्य कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग बीमारी को देखते हुए आप उपयोग करते हैं। मछलियों को जब मछलियां बीमार हो जाती हैं तो बायोफ्लॉक तकनीक में हम मछलियों को बायोफ्लॉक टैंक से शिफ्ट करके हॉस्पिटल टैंक में डाल देते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वहाँ पे ट्रीट करके फिर वापस हम इनको यहाँ पे पानी हम पूरा निकाल के बायोफ्लॉक टैंक का पुनः पानी को वाटर पैरामीटर्स को सेट करके फिर पुनः उपचारित मछलियों को पुनः बायोफ्लॉक टैंक में डालते हैं। वैसे बायोफ्लॉक तकनीक में ये पाया गया है कि बहुत ही कम बीमारियां होती हैं, क्योंकि हम लोग वाटर पैरामीटर्स को हर सप्ताह में 2 बार चेक करते हैं, जिससे कि कोई भी कमी हो जाए तो उसको हम लोग पुनः तुरंत ही ठीक करके मछलियों को स्वस्थ रखें। बायोफ्लॉक तकनीक में कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। देखिए, टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। मछलियाँ 20 से 30-35 डिग्री तक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेती हैं। तो ये टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में दे पाया गया है कि मत्स्य उत्पादन के लिए टेम्परेचर एकदम उपयुक्त रहता है। मत्स्य पालन के लिए बढ़िया टेम्परेचर रहता है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मात्र 1 या 2 महीने ठंडी के सीज़न आता है यहाँ पे, तो उस समय ही हमें थोड़ी बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो ऑक्सीजन द्वारा, या ये आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट लगी हुई है, ग्रीन नेट लगी हुई है, तो इस ग्रीन नेट को या तो हम गिरा देते हैं और या उठा देते हैं। इसके द्वारा भी टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन को बढ़ा के घटा के भी मछलियों को स्वस्थ रखा जाता है। और पीएच एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पानी का पीएच हम लोग देखते हैं, पीएच जो है वो 6 से 8 पीएच होना चाहिए। और टीडीएस ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, तो पानी का टोटल डिज़ोल्व सॉलिड ये देखना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सारे वाटर पैरामीटर्स हैं जिसका कि एक चार्ट बना हुआ है, और इसको आप ट्रेनिंग के द्वारा बाद पूरी चीज़ें सीख जाते हैं एवं इन पैरामीटर्स को सेट करके आप आसानी से कर सकते हैं।